देखो प्लानिंग में तुम्हें बता देता हूँ, फिर अपन नया सब टॉपिक शुरू करेंगे। प्रिज्म्स का ही पार्ट है ये। कल के लेक्चर में संडे को मैं तुम लोग के साथ रिवीजन सेट 3 डिस्कस करने वाला हूँ, और जो दूसरा बैच है उनके साथ मैं रिवीजन सेट 4 डिस्कस करके रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। तो कल तुम्हें ड्राइव पे रिवीजन सेट 3 और 4 इन दोनों के सोल्यूशंस दिख जाएंगे। फिर थर्सडे को जो अपना लेक्चर होगा उसमें तुम्हारे साथ मैं रिवीजन सेट 5 डिस्कस करूंगा और दूसरे बैच के साथ 6। तो 5 और 6 थर्सडे तक अपलोड हो जाएंगे। एंड सैटरडे के लेक्चर में अगले वीक आई विल डिस्कस क्विज 9 to 12। मतलब ये भी आधे आधे डिस्कस करूंगा, आधे तुम्हारे बैच के साथ और आधे दूसरे बैच के साथ। तो बाकी का जो टाइम हमें मिलेगा उस टाइम पे तुम अपने बाकी के डाउट्स वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सर पर रिवीजन सेट कितने क्वेश्चंस हो गए? अराउंड 25 to 30। और इस बार क्विज में भी मैंने ज्यादा क्वेश्चंस डाले, 10 के बजाय 20-25 क्वेश्चन है। सर इतने तो टॉपिक भी नहीं है। मैंने सब टॉपिक वाइज बनाए यार क्विज, लेंसेज के लिए अलग, प्रिज्म्स के लिए अलग। सर 20 आप बोल रहे हो मतलब पर क्विज या फिर टोटल में? सर मतलब पर क्विज बोल रहे हो क्या 20? पर क्विज बोल रहा हूँ, यस। तो इतना सब कैसे कंप्लीट करोगे सर टेस्ट के पहले सर? फिर रिवीजन भी करना है सर पहले का। पहले का रिवीजन मतलब देखो, मतलब कि सर जितना कर सकते हो। मैंने तुम्हें ये चीज पहले भी समझाई थी। मैं मटेरियल तुम्हें एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पा रहे हो तो और भी कोई नहीं कर पाएगा। तो हमेशा मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि तुम्हें क्वेश्चंस की कमी ना हो। क्वेश्चंस तुम्हारे पास हमेशा एक्सेस में रहने वाले। ठीक है, तो इनकेस अगर तुम पूरा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जितना होता है उतना कर लो। ये चारों क्विजेस का टाइम लिमिट 1-1 घंटे का है। तो 1 घंटे अगर तुम देते हो एक एक क्विज को, रोज का एक एक घंटा भी निकालते तो 4 दिन में 4 क्विज हो जाएंगे। ठीक है, और डाउट्स लेक्चर में अलग से रखने वाला हूँ। तो जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे वो तुम डाउट लेक्चर में देख सकते हो। ठीक है, सर कल आप दोनों क्विज हम लोग के साथ ही डिस्कस करने वाले हो क्या? कल मैं रिवीजन सेट 3 तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। थर्सडे को रिवीजन सेट 5 तुम्हारे साथ करूंगा। एंड सैटरडे को मान लो क्विज 9-10 तुम्हारे साथ और 11-12 दूसरे बैच के साथ। ठीक है, तो ये वीक में मैं तुम्हें खाली इतना ही टारगेट दे रहा हूँ। ये कोशिश करो जितना कर सको। अगर 100% भी नहीं हो पाता तो एटलीस्ट 50% तो करो। सर तो अगर तुम 4, 6 और खाली टेंशन लेते रहोगे कि इतना सारा है, कैसे होगा कैसे होगा, तो वो 50% भी फिर नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट स्टार्ट करके कोशिश करो जितना कर पाते। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग योर बुकलेट। एमटी से पहले बुकलेट और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट रखो। एंड आई एम श्योर कि अगर तुम पहले से ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम्हें बुकलेट के क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। सर 4, 6 और 11, 12 के डाउट्स जो उन लोगों ने नहीं। क्या बोल रहे हो? सर 4, 6 और 11, 12 में जो डाउट वो लोग नहीं पूछे, मतलब आप पूरा डिस्कस करने वाले हो मैं क्या? पूरा करूंगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और तो सर कोई उसके बाद क्वेश्चन भी रह नहीं जाएगा, समझा तो आप रखने वाले हो कोई डाउट लेक्चर उसके लिए? उसके बाद भी नहीं समझा तो मैं रख दूंगा डाउट लेक्चर। डाउट लेक्चर तो हर वीक रेगुलरली होते रहेंगे अपने, तो तुम उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे थर्सडे के लेक्चर में अगर मैं खाली एक ही रिवीजन सेट डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको डिस्कस करने के बाद भी थोड़ा सा टाइम बचने ही वाला है। तो उस टाइम में तुम अपने बाकी के डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन पूरा सिलेबस कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम प्रिज्म्स के जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, उसके सॉल्यूशंस में आज के लेक्चर नोट्स में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो वो रिफर कर लेना, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। काफी आसान सवाल थे। इन सर केस नहीं पुराने समझ में वाले आता है, क्वेश्चंस के आपने सॉल्यूशन नहीं डाले? मैं आज बोल रहा हूँ ना, आज के नोट्स में डाल दूंगा मैं। आज जो तुम्हें नोट्स मिलेगा आज के लेक्चर का, उसमें पुराने क्वेश्चंस लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने जो प्रिज्म्स पे होमवर्क दिए थे उसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा। वो रिफर कर लेना। नहीं सर लास्ट टाइम के नहीं, लास्ट से लास्ट टाइम। वो कंबाइंड नोट्स में तुम्हें दे दूंगा। 1-2 दिन का टाइम दो मुझे। ओके सर, ओके। ठीक है, स्टार्ट करें अभी? यस सर। ओके, सो देखो अपन प्रिज्म्स में डिस्पर्जन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्पर्जन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। हमने रिफ्रैक्शन के लेक्चर के एकदम स्टार्ट में पढ़ा था एक चीज, किसी भी मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। लाइट का जो वेवलेंथ उस मटेरियल में इंसिडेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी स्लाइट वेरिएशन आएगा एज पर दिस कॉशीज फॉर्मूला। और व्हाइट लाइट हमें पता है विबग्योर से बना होता है, इन सारे कलर से।
विबग्योर के ऑर्डर में वेवलेंथ बढ़ता है कि कम होता है? किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा? रेड का वेवलेंथ Red. सबसे ज्यादा रेड होगा। रेड और अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो कॉशीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, Yes. है ना? और हमें पता है कि थिन प्रिज्म्स के लिए जो डिविएशन होता है उसका ये फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 टाइम्स ए। ये लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था, राइट? हाँ सर। तो अगर मान लो किसी प्रिज्म से मैं एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवा दूं, व्हाइट लाइट मतलब इसके अंदर ये सारे कलर्स प्रेजेंट होंगे, बट अभी इन सारे कलर्स का जो डिविएशन है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि सारे कलर्स के लिए इस प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा। वायोलेट के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसका डिविएशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो जब लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो जो वायोलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा डिविएट कर गई होगी, हाँ सर। इसको डेल वायोलेट कह सकते हैं। और जो रेड लाइट है Yes, वो sir. कंपैरेटिवली सबसे कम डिविएट करेगी, कम। और इनके बीच में अपन को बाकी सारे कलर्स दिख जाएंगे विबग्योर वाले। Yes, sir. ओके, सो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होता है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होता है, इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन। ओके, इसको अभी इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हमें पता होने चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अभी देखो, हमें ऑलरेडी ये फॉर्मूलाज पता है। वायोलेट लाइट का जो डिविएशन होगा ये वाला, इसको डेल वी मान लेते, और रेड का जो डिविएशन होगा डेल आर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, रेड और वायोलेट के बीच में जो एंगल होगा उसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन को मैं थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट? ये एंगल जितना बड़ा होगा अपन बोल सकते हैं उतना ही बेटर डिस्पर्जन हुआ होगा, उतना ही बड़ा डिस्पर्जन हुआ होगा। तो हाँ डिस्पर्जन को सर। मेजर करने का ये बेस्ट तरीका है, जस्ट मेजर द एंगल बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट वायोलेट एंड रेड कलर्स। जो एक्सट्रीम रेज है उनके बीच का एंगल निकाल लो। और ये एंगल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं वायोलेट का डिविएशन निकाल सकता हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। डिविएशन ऑफ वायोलेट इज म्यू वी माइनस 1 टाइम्स ए, डिविएशन ऑफ रेड इज म्यू आर माइनस 1 टाइम्स ए। एंड डायग्राम से अपन देख सकते हैं थीटा की वैल्यू डेल वायोलेट माइनस डेल रेड होगी। तो इसमें वैल्यूज डालने के बाद अपन को थीटा की वैल्यू म्यू वी माइनस म्यू आर टाइम्स ए मिल जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर। सर क्वेश्चंस में हमेशा थिन लेंस दिए रहेंगे क्या? यस, ये कॉन्सेप्ट खाली थिन लेंस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर थिन लेंस नहीं हुआ तो ये कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसमें साइन वगैरह के टर्म्स आ जाएंगे, तो उससे डील करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो जहाँ पे भी डिस्पर्जन और आगे के जो टर्म्स आज अपन डिस्कस करने वाले, उन सब में अपन थिन लेंसेज ही मान के चलेंगे। सॉरी सर, थिन प्रिज्म। The thin prism na. थिन प्रिज्म, सॉरी, थिन प्रिज्म्स, यस। ओके, सो दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन। और सर यस, बोलो। सर डिस्पर्शन सिर्फ प्रिज्म में होगा क्या? मतलब और कोई ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता? मतलब पहले प्रिज्म्स का पढ़ लेते, फिर बाकी का भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। प्रिज्म्स में हो रहा है वो समझ में आ रहा है ना तुम्हें? हाँ लेंसेज सर। में भी किस तरीके से बिहेवियर होगा वो भी अपन आज सीखेंगे। बट मिरर्स में होगा क्या? क्या मिरर्स में नो सर, No, sir. रिफ्रैक्शन ही नहीं होता। करेक्ट, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Reflection होता है. और रिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, तो मिरर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे व्हाइट लाइट का जो डिविएशन हो रहा है वो सारे कलर्स के लिए अलग है, लेकिन अगर मान लो फिर भी मुझे व्हाइट लाइट का डिविएशन स्पेसिफाई करना हो तो अपन बाय डिफॉल्ट येलो कलर का डिविएशन लेंगे। मीन डिविएशन अपन बाय डिफॉल्ट येलो का मानते हैं। नाउ यू कैन आर्ग्यू दैट, तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि विबग्योर में सेंटर में कौन सा कलर आ रहा है? सेंटर में तो ग्रीन आ रहा है ना, तो Green. यू कैन टेल कि हाँ सर। तो अपन को ग्रीन का लेना चाहिए, मगर ये वेरिएशन लीनियर नहीं होता। एंड एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि येलो कलर का जो डिविएशन होता है वो सबसे क्लोजेस्ट होता है पूरे लाइट का मीन डिविएशन की। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हें डिविएशन दिया हो व्हाइट लाइट का, मान के चलो कि वो बाय डिफॉल्ट येलो कलर का दिया होगा मीन डिविएशन। तो येलो कलर का जो डिविएशन होगा उसको अपन म्यू फॉर येलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर माइनस 1 टाइम्स ए लिख सकते। ओके, तो एंगुलर डिस्पर्शन का ये फॉर्मूला याद रखो, वायोलेट का डिविएशन माइनस रेड का डिविएशन, which will come out to be mu violet minus mu red times a। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले। अभी अपन एक और टेक्निकल टर्म
डिफाइन करने वाले, जिसको अपन बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इंडिकेट्स द कैपेबिलिटी ऑफ द लेंस और प्रिज्म टू बैंड द लाइट। मतलब कोई भी प्रिज्म के पास कितना कैपेसिटी है लाइट को डिस्पर्स करने के लिए, कितना बेटर वो डिस्पर्स कर पा रहे, इस चीज को मेजर करेगा डिस्पर्सिव पावर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका सिंबल अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन अपन ने ऑलरेडी देख लिया था। एंगुलर डिस्पर्जन मतलब वायोलेट का डिविएशन माइनस रेड का डिविएशन अपॉन मीन डिविएशन। मीन डिविएशन मतलब येलो का डिविएशन, डेल येलो। और इसमें अगर मैं सारे फॉर्मूलेस पुट कर दूं, डेल वी माइनस डेल आर मतलब म्यू वी माइनस म्यू आर एंड डेल येलो मतलब म्यू येलो माइनस 1। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर किसी भी मटेरियल के लिए, मुझे बताओ इस फॉर्मूला में जो टर्म्स आ रहे, म्यू वी, म्यू रेड, म्यू येलो, ये सारे टर्म्स किस पे डिपेंड करेंगे? मटेरियल की शेप में या खाली मटेरियल पे? मटेरियल पे। खाली मटेरियल पे। मटेरियल। कौन से टाइप के ग्लास से बने खाली इसी बात पे डिपेंड करेगा। फिर वो चाहे ग्लास को अपन प्रिज्म का शेप दे दे या फिर लेंस का शेप दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका डिस्पर्सिव पावर फिक्स्ड होगा, म्यू वी माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सर शेप पे डिपेंड करेगा कि नहीं, वो कैसे पता चला? क्योंकि ये सारे टर्म जो है म्यू वी, म्यू आर, म्यू वाई, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। कौन से Okay, मटेरियल sir. का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। उसको तो कैसा भी शेप दे दे, एज लॉन्ग एज मटेरियल सेम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा सारे कलर्स के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, एंगुलर डिस्पर्जन फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ कलर्स विल बी डिफरेंट। सारे कलर्स के लिए अलग अलग डिविएशन होगा। बट यहाँ पे अपन बाय डिफॉल्ट जब भी व्हाइट लाइट की बात करते अपन कौन से पेयर्स के बीच में देखते? एक्सट्रीम, रेड और वायोलेट, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको अपन एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन किस पे डिपेंड करेगा? एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल्स टू म्यू वायोलेट माइनस म्यू रेड टाइम्स ए। तो इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके तुम बता सकते हो एंगुलर डिविएशन किन किन चीजों पे डिपेंड कर। इट इज डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, क्योंकि म्यू के टर्म्स आ रहे हैं तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होगा। और ए का टर्म भी आ रहा है, ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड कर रहा होगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज। प्रिज्म का शेप या साइज कैसा भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? एंड व्हाट अबाउट डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर इज ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, क्या स्लैब व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर पाएगा? नहीं। स्लैब में से अगर व्हाइट लाइट जाएगी तो प्रिज्म की तरह डिस्पर्जन नहीं होगा, अंदर वो डिस्पर्स कर देगा। एक सेकंड, अगर मैं ये नॉर्मल मानूं तो अंदर शायद स्प्लिटिंग हो जाएगा, मगर जब ये वापस बाहर निकलेगा तो वापस एक बन जाएगा। सो नो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इन स्लैब्स, ये बात याद रखना। सबको समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? तो सेकंड पॉइंट रिपीट करो ना एक बार। एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला देख क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्जन को अपन ने डेल्टा ऑफ वायोलेट डिविएशन फॉर वायोलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड डिफाइन किया था ना, और डिविएशन का फॉर्मूला डालने पर ये आ जाएगा। तो इससे तू देख पा रहे हैं एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, वायोलेट और रेड का, और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद मटेरियल पे डिपेंड करता है। समझ आया अभी? हाँ So सर first समझ गया। point, द फर्स्ट पॉइंट करो ना रिपीट। क्या चीज? फर्स्ट पॉइंट। first point. फर्स्ट पॉइंट खाली ऐसे ही बोल रहे कि अपन की अगर अपन दो सेट ऑफ कलर्स लेते, एंगुलर डिस्पर्जन फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ कलर्स विल बी डिफरेंट। अगर मान ले मैंने वायोलेट और रेड के बजाय वायोलेट और ग्रीन लिया होता तो उन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो अलग आ जाता ना। हाँ सर समझ गया। यस एंड सर सर समझा। फोर्थ में सर नहीं समझ रहा सर, डेविएशन 0 क्यों? फोर्थ पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, देख स्लैब के लिए ओवरऑल डिस्पर्जन 0 हो जाएगा ना, डिविएशन भी 0 होगा। नो डिस्पर्जन एज वेल एज नो डिविएशन।
ये तो अपन ने सीखा है ना, स्लैब खाली उसको पैरेलली शिफ्ट कर देते, बट डिविएशन तो कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों रेस पैरेलल होगी एक दूसरे की, राइट? तो पैरेलल मतलब एंगल रोटेटेड 0 हो जाएगा। तो जब भी व्हाइट लाइट किसी स्लैब से पास करेगा वो अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, अंदर तुम देख पा रहे हो डिस्पर्स हो रहा है, बट वापस बाहर आके वो सारे रेस वापस मर्ज हो जाएंगे। तो ओवरऑल देयर विल बी नो डिस्पर्जन एज वेल एज नो डिविएशन। इसीलिए जो इमर्जिंग लाइट होगा बाहर वो भी अपन को व्हाइट दिखाई देगा। सर प्रिज्म में ऐसा क्यों नहीं होता? प्रिज्म का अलग प्रॉपर्टी होता है ना, प्रिज्म में ये साइड्स पैरेलल नहीं होते। स्लैब में क्या हो हाँ रहा है, सर। स्लैब में क्योंकि साइड्स पैरेलल है तो जितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ वापस उतने एंगल से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बट हाँ सर। प्रिज्म में वैसा नहीं होता ना, प्रिज्म में क्योंकि दोनों साइड्स नॉन पैरेलल है तो यहाँ पे जितने एंगल से वो रिफ्रैक्ट होगा R1 वही सेम R1 दूसरे साइड पे नहीं होगा, वहां पे R2 बन जाएगा। तो इसीलिए डिविएशन 0 नहीं होता स्लैब में। यस सर, डिस्पर्शन। हाँ सर ये डिस्पर्शन के डिस्पर्सिव पावर को वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? सर जो आपने Dispersive- ऊपर ब्लू में इक्वेशन मार्क किया है डिस्पर्सिव पावर का, वो वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं? वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं मगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगा ना वेवलेंथ के टर्म्स में, क्योंकि कॉशीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग म्यू किस पे डिपेंड करता है, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लिखने को लिख सकते हैं मगर रिक्वायर्ड नहीं है, उसको म्यू के फॉर्म में ही रहने दो। ओके हाँ सर। आगे बढ़े। सर किसी काम की खाली कौन- वो थर्ड वाला पॉइंट एक बार शॉर्ट में बताएंगे क्या, पीछे वाले? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला देख, जो ब्लू में मैंने मार्क किया है ये, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू वी, म्यू रेड, म्यू येलो, यस सर। डिफरेंट कलर्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। यस और सर। मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। तो सर वो थर्ड मटेरियल प्रॉप अच्छा ओके, हाँ समझा। मटेरियल किससे बना हुआ है वही डिसाइड करेगा ना कौन सा रिफ्रैक्टिव Yes. इंडेक्स कौन से कलर के लिए होगा। तो यस थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये याद रखो कि डिस्पर्सिव पावर इट्स ऑलवेज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। वो मटेरियल के शेप, साइज या फिर एंगल ए पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो फिर चाहे प्रिज्म हो या फिर लेंस हो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर हमेशा सेम रहेगा, इसको अपन ओमेगा बोल रहे हैं, और ये Okay. हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, एंगुलर डिस्पर्जन। सर हाँ निशिम बोलो। सो ये पॉजिटिव की रहेगा हमेशा, मतलब कि ये समझ में आ फॉर्मूला में हम लोग क्योंकि है ना बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट कर इसलिए पॉजिटिव रहेगा, पर इसके पीछे कोई रीजन है कि जानबूझ के ऐसे ही कर रहे हैं? हमें हाँ वायोलेट माइनस साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ म्यू समझ हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो सर, इसलिए ये समझ में आ गया सर, मैथमेटिकली समझ में आ गया, पर इससे मतलब कोई रीजन है कि मतलब जानबूझ के सब बड़ा वेवलेंथ को छोटा वेवलेंथ से सब्ट्रैक्ट करे सर? ये हाँ, ये हम चाहते हैं डिफाइंड है कि ना वो इसलिए? पॉजिटिव आ जाए, इसीलिए हाँ सर, वही पूछ रहा था, मतलब कि ऐसे ही है ना वो? ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं अपन। यस, हाँ वही ऐसे डिफाइंड। यस। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंगुलर डिस्पर्जन फॉर पेयर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा एंड लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। अभी हमारे पास खाली दो ही वेव्स है, एक का वेवलेंथ है लैम्बडा और दूसरे का वेवलेंथ लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। डी लैम्बडा मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज, दोनों वेवलेंथ्स में बहुत ही छोटा सा चेंज डी लैम्बडा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आ जाएगा और डिविएशन में भी चेंज आ जाएगा। हमें डिविएशन का ये फॉर्मूला पता है, डेल इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ए, डेल इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ए। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, आरएचएस क्या बन जाएगा, म्यू का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो आरएचएस ए बन जाएगा। तो डी ऑफ डेल, डेल मतलब डिविएशन एंड डी ऑफ डेल मतलब डिविएशन में जो चेंज आएगा वो, इसको मैं ए टाइम्स डी ऑफ म्यू लिख सकता हूं। डी ऑफ म्यू मतलब स्मॉल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव। एंड डी ऑफ डेल मतलब करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन डिविएशन। और चेंज इन डिविएशन को अपन क्या नाम देते, इसी को अपन थीटा बोलते हैं ना, एंगुलर डिस्पर्जन।
एंगुलर डिस्पर्जन। स्मॉल चेंज इन डिविएशन मतलब ये जो दो वेव्स है उनके डिविएशंस का डिफरेंस, तो उसको अपन एंगुलर डिस्पर्जन बोल सकते हैं। एंड कॉशीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पता है कि म्यू जो है वो a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर होगा, तो डी म्यू अपॉन डी लैम्डा इसको मैं माइनस 2b अपॉन लैम्डा क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ से डी म्यू की वैल्यू माइनस 2b अपॉन लैम्डा क्यूब टाइम्स डी लैम्डा हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या दे रहा है हमें? ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि अगर लैम्डा के अंदर स्मॉल चेंज डी लैम्डा हो गया, जो कि इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है, दोनों वेव्स के वेवलेंथ में जो स्मॉल चेंज है वो डी लैम्डा का हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंज आएगा वो ये आ जाएगा। और इसको अगर मैं ये वाले इक्वेशन में डाल दूं तो उससे ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। स्मॉल चेंज इन डिविएशन, इसको अपन एंगुलर डिस्पर्जन बोल सकते, उसकी वैल्यू माइनस 2b अपॉन लैम्डा क्यूब टाइम्स डी लैम्डा टाइम्स ए, ये होगा। ओके, और यहाँ पे जो डी म्यू अपॉन डी लैम्डा वाला टर्म है ना, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन चेंज इन वेवलेंथ, इसको अपन एक स्पेशल नाम देते, दिस इज नोन एज क्रोमैटिक डिस्पर्जन ऑफ द मीडियम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा। सर वो फॉर्मूला में जो ए और जो डेल में जो ए वो दोनों डिफरेंट है ना? फॉर्मूला में हाँ वो अलग है, कॉशीज फॉर्मूला में तो ए जो है वो आ ही नहीं रहा ना कहीं पे भी, वो ए कांस्टेंट है ना? वो कांस्टेंट वाला ए है, और यहाँ पे जो ए है वो एंगल ऑफ प्रिज्म वाला ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। करेक्ट। कॉशीज फॉर्मूला वाला जो ए है वो कहीं पे भी नहीं आ रहा पिक्चर में, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पर वो गायब हो गया था, राइट। तो देखो ये इक्वेशन का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, ये इक्वेशन हमें क्या जानकारी दे रहा है? ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि अगर मैं एक लैम्बडा वेवलेंथ लूं और उस लैम्बडा को अगर मैं स्मॉल चेंज दे दूं डी लैम्बडा, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिविएशन में जो स्मॉल चेंज आएगा वो इसके इक्वल होगा, माइनस 2b अपॉन लैम्बडा क्यूब टाइम्स डी लैम्बडा टाइम्स ए। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ये जो डिविएशन में जो स्मॉल चेंज है वो लैम्बडा क्यूब के इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो अगर मैं तुम्हें दो एग्जांपल्स दूं, फर्स्ट केस में मैं लैम्बडा को 4000 एंगस्ट्रॉम ले रहा हूँ वायोलेट, और इसको स्मॉल चेंज देके डिविएशन देख रहा हूँ, स्मॉल चेंज इन डिविएशन। एंड सेकेंड केस में मैं रेड लाइट को ले रहा हूँ, 8000 एंगस्ट्रॉम होता है अप्रोक्सीमेटली, और उसमें स्मॉल चेंज ले रहा हूँ। तो इन दोनों के स्मॉल चेंजेस के करस्पॉन्डिंग जो डिविएशन में चेंज आएगा वो कौन से केस में ज्यादा होगा, वायोलेट या रेड? जिसका वेवलेंथ कम होगा उस केस में वो ज्यादा होगा, वायलेट। so chromatic dispersion for violet will be approximately 8 times the chromatic dispersion at red, क्योंकि violet का जो wavelength है वो लगभग आधा है red के, तो ओवरऑल जो chromatic dispersion है वो violet के लिए 8 टाइम्स हो जाएगा। दीपेन बताओ क्या डाउट है? दीपेन? सर मैं नहीं हूँ सर, वो सर मैं नहीं हूँ वो। सर यहाँ पे 4 दीपेन, अब कौन सा असली वाला पता ही नहीं है। अच्छा भाई असली वाला दीपेन अपना माइक ऑन करो। हाँ सर मैं हूँ सर, ये बहुत टाइम से चल रहा है सर, मैं नहीं आता हूँ लेक्चर में सर। निकाल दो ना यार बाकी लोगों को। यश अपना माइक ऑन रखो, असली वाला दीपेन। हाँ सर हाँ। और ये बाकी को निकाल दो। अच्छा और भी किसी को अगर अपना नाम रिपीट होता हुआ दिख रहा है तो प्लीज बता दो। सर मैं अभी लॉगिन कर दूंगा सर, मैं अभी वो लॉगिन आईडी से आऊंगा, वो नाम पे वो आएगा सामने कुछ। अरे हाँ तो दूसरे स्पैमर के इसमें भी लिखा रहता है वो चीज। तुमने वेटिंग रूम तो एनेबल बाकी कर को दिया ना? निकाल यश दिया, वेटिंग बाकी रूम को एनेबल निकाल कर दिया। दिया ना? हाँ सर कर दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सर दो धर्मित भी है यहाँ पे। धर्मित यस सर, सर, मैं बोल रहा- A570। हेलो, कुछ और लगा दो ना जिससे पता चले कि वही असली माइक वाला मैं हूँ। असली वाला कौन है भाई? माइक ऑन करो। हाँ हाँ सर ऑन है। हाँ सर मैंने निकाल दिया दूसरे वाले को। ओके थैंक यू। ठीक है ओके, तो ये कॉन्सेप्ट में डाउट है किसी को? हाँ सर, ये आपने जो लिखा हुआ समझा है वो लिखा हुआ आप वापस समझा सकते हैं नोट। मैं समझा रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ। देख देखो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये इक्वेशन कैसा है वो समझ में आ गया? नहीं सर। ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे वो समझ में आया? हाँ सर, लेकिन डी डेल बाय डी यू ए कैसे आया?
कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ा है तुमने? अगर मान हाँ ले सर। y x minus 1 टाइम्स सम कांस्टेंट होगा तो dy by dx क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा ना। तो यहाँ पे y का काम डेल कर रहा है और x का काम म्यू कर रहा है, तो d डेल अपॉन d म्यू जो है वो a बन जाएगा। हाँ सर समझ गया। तो इक्वेशन को मैनिपुलेट करके मैं d डेल को a टाइम्स d म्यू लिख सकता। अभी मुझे d म्यू d लैम्बडा के टर्म्स में निकलना, तो ऑलरेडी मुझे म्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा पता है ये वाले इक्वेशन से, हाँ कॉची सर। इक्वेशन से। तो यहाँ पे अगर मुझे d म्यू d लैम्बडा के टर्म्स में लिखना है तो इसको लैम्बडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये मिल जाएगा। एंड फाइनली d म्यू इन टर्म्स ऑफ d लैम्बडा हमें मिल जाएगा। d म्यू इज माइनस 2b अपॉन लैम्बडा क्यूब टाइम्स d लैम्बडा, और इसको ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ऐसा करने पर ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ d सर। लैम्बडा और d डेल में रिलेशन मिल जाएगा। तो देख ये इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, अगर वेवलेंथ में स्मॉल चेंज d लैम्बडा आ रहा है, स्मॉल चेंज d लैम्बडा इन वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा वेवलेंथ में अगर मैं बहुत ही छोटा सा स्मॉल चेंज d लैम्बडा दे दूं तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिविएशन, करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिविएशन को अपन क्या नाम देते? एंगुलर डिस्पर्जन फ्रॉम थीटा। हाँ करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिविएशन क्या होगा? d डेल। और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? 1 अपॉन लैम्बडा क्यूब। इसका डायग्राम में मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो ये प्रिज्म है और व्हाइट लाइट अगर यहाँ से जा रही है, मुझे बताओ जब ये लाइट स्प्लिट होगा और अपन को विबग्योर मिलेगा, तो विबग्योर जब हमें मिलेगा तो वो एक डिस्क्रीट कलर्स होंगे या ट्रांजिशन होगा? ऐसे वायोलेट का अलग स्ट्राइप, रेड ट्रांजिशन का होगा अलग सर। स्ट्राइप ऐसा होगा? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन। वायोलेट में भी तुम्हें 1000 तरीके की शेड्स दिखाई देंगी, ट्रांजिशन। डार्क वायोलेट, फिर उससे थोड़ा लाइट वायोलेट, ऐसे बहुत सारे शेड्स होंगे, तो इट विल बी अ ट्रांजिशन। तो अगर मैं वायोलेट के नजदीक वाला ट्रांजिशन देखो, ये वायोलेट और ये रेड, हमें पता है कि वायोलेट का वेवलेंथ कम होगा कंपेयर टू रेड। हाँ सर। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बोला है कि वायोलेट का वेवलेंथ अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम होता है और रेड का अराउंड 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन से अपन देख पा रहे हैं कि वायोलेट के आसपास जो डिस्पर्जन होगा वो कम होगा ना, डिस्पर्जन नियर वायोलेट, क्योंकि डिस्पर्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा क्यूब। तो डिस्पर्जन अराउंड वायोलेट विल बी लेस देन डिस्पर्जन अराउंड रेड। तो वायोलेट के आसपास जो स्प्रेड होगा अगर वो इतना हो रहा है, इसको अगर मैं वायोलेट का स्प्रेड मान रहा हूँ तो रेड में जो स्प्रेड है वो थोड़ा ज्यादा होगा, ये इसका मतलब है। दिस स्प्रेड इज मोर एंड दिस स्प्रेड इज कंपैरेटिवली लेस। समझा ये तुम्हें? वो लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा स्पेक्ट्रल लाइंस, ये लास्ट स्टेटमेंट को ही मैंने अभी एक्सप्लेन किया। स्पेक्ट्रल लाइंस आर मोर डिस्पर्स्ड। अच्छा रुको, यहाँ पे शायद गलत लिख दिया अपन, विबग्योर, सर तो डी डेल वी ज्यादा होना चाहिए ना सर, क्योंकि इनवर्सली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये गलत लिख दिया अपन ने। डी डेल भी ज्यादा होगा क्योंकि वायोलेट का वेवलेंथ कम है तो उसका डिस्पर्जन ज्यादा होगा, तो एक्चुअली ये इंटरचेंज हो जाएगा। वायोलेट के अराउंड जो स्प्रेड है वो ज्यादा होगा। दिस एंड स्प्रेड सर विल बी वो मोर। हाँ बताओ। डी डेल को डिस्पर्शन कैसे लिखा सर? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्जन को अपन ने यही डिफाइन किया था ना, डिविएशंस में डिफरेंस, डिविएशंस में जो डिफरेंस होगा वो इनके बीच का एंगल होगा ना। हाँ सर इसको अपन खाली वायोलेट का डिस्पर्जन मान समझ गया। सकते हैं और इसको खाली रेड यस का सर। डिस्पर्जन। ठीक है, सबको समझ में आया अभी ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। सर इसमें बस प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है ना हम लोगों को। हाँ, खाली प्रोपोर्शनलिटी याद रखो कि जो भी डिस्पर्जन होगा करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का क्यूब होगा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डिस्पर्जन कम होगा और वेवलेंथ कम है तो डिस्पर्जन ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। ओके सर वो जो स्टेटमेंट है सो स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड, उसका मतलब क्या होगा? मतलब लीनियर वेरिएशन नहीं है ना,
ये जो स्प्रेड है वो सबके लिए अलग अलग आएगा, ये इसका मतलब है। रेड के अंदर जो स्प्रेड है वो कम होगा, वायोलेट में स्प्रेड ज्यादा होगा, तो इसको अपन नॉन यूनिफॉर्मली बोल सकते हैं ना। अगर तो यूनिफॉर्मली मतलब सबके लिए स्प्रेड सेम, वॉयलेट्स के ज्यादा शेड रहेंगे क्या? शेड्स नहीं, स्प्रेड ज्यादा रहेगा। शेड्स तो कम ज्यादा अपन बोल नहीं तो पाएंगे ना, मतलब दोनों ज्यादा के लिए एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना वो। ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। यस, ओके क्योंकि सर। शेड्स तो अपन काउंट ही नहीं कर पाएंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। शेड्स तो अपन इनफाइनाइट बोल सकते हैं दोनों के लिए, बट जो एंगुलर डिस्पर्जन है, जो एंगल वो ऑक्यूपाई करेगा वो ज्यादा होगा वायोलेट में। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये समझ में आ गया सबको अभी? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अपन दो प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन ले रहे। यहाँ पे मैं तुम्हें डायग्राम पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैंने प्रिज्म को सीधा रखा हुआ, इस केस में अगर व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रही है प्रिज्म के अंदर, ये जब बाहर निकलेगा तो डिस्पर्स हो गया होगा इस तरीके से, और साथ में डिविएशन भी हो गया होगा। किसका डिस्पर्जन, किसका एंगल ऑफ डिविएशन सबसे ज्यादा होगा? वायोलेट या रेड? वॉयलेट। वायोलेट। वायलेट। करेक्ट। वायलेट। और जो डिविएशन है वो बाय डिफॉल्ट अपन किसका लेंगे, कौन से कलर का? येलो। 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 मीन। तो यहाँ पे डिविएशन किस सेंस में हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक। क्लॉकवाइज। एंड डिस्पर्जन में भी देखो वायोलेट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर, ये चीज हो रही हमारे सामने फॉर दिस ओरिएंटेशन ऑफ प्रिज्म। अगर मान लो इसी प्रिज्म को मैंने ऐसे ओरिएंटेशन में रखा होता उल्टा, और इस प्रिज्म पे अगर मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाया होता, यहाँ पे मैं व्हाइट लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करवा देता, तो तुम देख पा रहे हो इधर डिविएशन का सेंस और डिस्पर्जन का सेंस दोनों रिवर्स हो जाएगा। यस सर। ओरिजिनली रे ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ये वायोलेट होगा और ये रेड होगा, और येलो का अगर मैं रेफरेंस ले लूं, इसका डिविएशन अभी एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर ऐसे दोनों प्रिज्म्स को मैं आमने सामने ज्वाइन कर दूं, जैसे ये वाले डायग्राम में किया हुआ है, तो दोनों प्रिज्म्स ओपोजिंग सेंस में डिविएशन और डिस्पर्जन करेंगे, राइट? तो यस अगर सर। मुझे नेट डिविएशन या डिस्पर्जन निकालना है, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर ओपोजिंग सेंस में कर रहे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपन अप्लाई करने वाले। और पहले केस में, यस बताओ सर, लेकिन इस केस में तो जो प्रिज्म्स है उनका रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो अलग अलग है। आपने जो लिया उसमें आइडेंटिकल था तो डिविएशन सेम आता है, लेकिन इसमें हाँ तो आइडेंटिकल लिया मैंने। इसको डेल 1 डेल 2 मान लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं खाली सेंस की बात कर रहा हूँ ना। इसको A1 और A2 मान लो, कैसा भी होने दो, बट सेंस ऑपोजिट होगा, ये समझ में आ रहा है इन दोनों में? मैं तुम्हें खाली इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों का डिविएशन कैसा भी होने दो, उनका सेंस ऑपोजिट होगा। यस सर। तो लेकिन फिर पैरेलल आना जरूरी थोड़ी है अगर डेल 1 और डेल 2 हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ पैरेलल आएगा, नहीं पैरेलल जरूरी, नहीं जरूरी है ना। पैरेलल कहाँ बनाया मैंने पैरेलल? अभी अब यहाँ पे अपन एक स्पेशल कंडीशन इंपोज करने वाले। पहला कंडीशन क्या इंपोज कर रहा हूँ मैं? पहले कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि डिविएशन हुआ तो चलेगा, मगर डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्जन नहीं होने का मतलब ये डायग्राम में देखो, ओरिजिनली व्हाइट लाइट गई अंदर, अंदर डिस्पर्जन हो गया, अलग अलग कलर्स में रेस स्प्लिट हो गई, लेकिन फाइनली जब वो बाहर आया तो वापस वो एक सिंगल व्हाइट लाइट बन गया। मतलब इन दोनों प्रिज्म से निकलने के बाद नेट डिस्पर्जन कितना होना चाहिए? 0। एंड नेट डिस्पर्जन कितना होगा? प्रिज्म 1 का डिस्पर्जन प्लस या माइनस प्रिज्म 2 का डिस्पर्जन? माइनस, क्योंकि दोनों का सेंस ऑपोजिट है। माइनस। दोनों की डिस्पर्जन का सर सेंस, इसमें दोनों का डेविएशन सेम लिया है। डिविएशन अलग होंगे। मैं डिविएशन को 0 नहीं कर रहा, मैं किसको 0 कर रहा हूँ? विदाउट डिस्पर्जन, मतलब θ1 प्लस θ2 शुड बी 0। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? डेल 1 प्लस डेल 2 इज नॉन जीरो। डिविएशन होने दो चलेगा, बट डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे बताओ θ1 क्या होगा? θ1 का फॉर्मूला था म्यू वी माइनस म्यू रेड टाइम्स ए। तो प्रिज्म 1 के करस्पॉन्डिंग θ1 विल बी इक्वल्स टू म्यू V1 माइनस म्यू रेड 1 टाइम्स A1।
एंड वैसे ही थीटा 2 विल बी म्यू v2 माइनस म्यू r2 टाइम्स e2। ये दोनों के डिस्पर्जन होंगे और हम चाहते हैं कि नेट डिस्पर्जन 0, बट दोनों के डिस्पर्जन के सेंस ऑपोजिट होंगे। तो नेट डिस्पर्जन को 0 करने के लिए यहाँ पे एक माइनस साइन आना चाहिए। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 0, मतलब ये थीटा 1 और ये थीटा 2 ऑपोजिट सेंस में होगा, तो माइनस कर देंगे इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें a1 इन टर्म्स ऑफ a2 मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। a1 कितना आएगा, म्यू v2 माइनस म्यू r2 टाइम्स a2 अपॉन म्यू v1 माइनस म्यू r1। ये स्टेप समझ में आए सबको? देखो यहाँ पे तुम्हें अलग से Yes, कुछ भी sir. मेमोराइज नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खाली उसको समझ लो। तो ऐसे टाइप के सवाल तुम बहुत ही आसानी से कर लोगे। जीरो डिस्पर्जन मतलब दोनों के डिस्पर्जन को ऐड कर दो, साइन के साथ अगर डालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के सेंस ऑपोजिट है। तो उससे अपन को a1 इन टर्म्स ऑफ a2 मिल जाएगा, राइट। एंड ये कंडीशन एंश्योर करेगा कि देयर विल बी नो डिस्पर्जन। तो अगर मान लो सवाल में पूछा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन, तो तुम ये लिख सकते हो, दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन। और सवाल में अगर मान लो पूछ लिया कि इसके करस्पॉन्डिंग डिविएशन क्या होगा, तो डिविएशन के लिए दोनों के डिविएशंस को ऐड कर देंगे, del 1 प्लस del 2, बट प्रॉपर साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। सो नेट डिविएशन विल बी पहले प्रिज्म का डिविएशन, और पहले प्रिज्म का जो डिविएशन है उसमें बाय डिफॉल्ट येलो कलर का डिविएशन लेंगे अपन, म्यू y1 माइनस 1 टाइम्स a1 माइनस म्यू y2 माइनस 1 टाइम्स a2। ये अपन को नेट डिविएशन दे देगा, राइट। और जो सेकेंड टर्म में a2 आ रहा है, सेकेंड टर्म में जो a2 आ रहा है उसको अपन a1 के टर्म्स में लिख सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं a2 को म्यू v1 माइनस म्यू r1 अपॉन म्यू v2 माइनस म्यू r2 टाइम्स a1 लिख सकता। तो a2 के बदले ये डाल दो तो ये मिल जाएगा तुम्हें, और इन दोनों टर्म्स में से म्यू y1 माइनस 1 टाइम्स a1 कॉमन ले लो, तो अंदर ये सारे टर्म्स बच जाएंगे। ये सॉल्विंग वाला पार्ट एक बार तुम खुद से ट्राई कर लेना, ओके। अभी अंदर वाला जो टर्म है, तुम लोग को ओमेगा का फॉर्मूला याद है? ओमेगा वाज डिफाइंड एज म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस 1। तो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म जो है वो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होगा। ये सब लोग देख पा रहे? दिस टर्म इज ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। तो फाइनल डिविएशन कितना आ जाएगा, म्यू y1 माइनस 1 टाइम्स a1 इंटू 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ओके। एंड म्यू y1 माइनस 1 टाइम्स a1 इज del y1। समझा ये सबको? कुछ सर रखने की जरूरत नहीं। डिस्पर्शन वाला नहीं समझा। कहाँ से? नो डिस्पर्शन के लिए कैसे कंडीशन आपने फाइंड किया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 को 0 कर दिया ना। इसका मतलब दोनों प्रिज्म से जब रे निकलेगी तो नेट डिविएशन 0 हो जाएगा। पहले प्रिज्म का डिस्पर्शन मतलब थीटा 1 और दूसरे का थीटा 2, तो उन दोनों को ऐड करके अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो नेट डिस्पर्शन 0 हो जाएगा। और डिस्पर्शन का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें, ये होता है म्यू वायोलेट माइनस म्यू रेड टाइम्स a1। यस सर। तो दोनों के तो फिर डिस्पर्शन आपने को उसको 0 कर डेल डेविएशन वाले फॉर्मूला में क्यों पुट किया? डिविएशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों के डिविएशंस को ऐड कर देंगे डिविएशन वाला फॉर्मूला यूज करके। अच्छा ओके सर। तो यहाँ पे मैं दो चीजें कर रहा हूँ, मैं कंडीशन निकाल रहा हूँ फॉर नो डिस्पर्जन, एंड उस कंडीशन में डिविएशन क्या होगा वो भी मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो ये दो चीजें अपन ने निकाल ली। पहला जो बॉक्स है वो हमें कंडीशन दे रहा है, और दूसरा बॉक्स उसके करस्पॉन्डिंग जो डिविएशन होगा वो डेविएशन का फॉर्मूला। ओके। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा 2 से बड़ा हो गया तो डिविएशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अपन ने किसका डिविएशन पॉजिटिव माना है इधर, फर्स्ट का या सेकंड का? फर्स्ट का। फर्स्ट प्रिज्म का अपन ने डिविएशन पॉजिटिव माना है एंड सेकंड प्रिज्म का अपन ने नेगेटिव माना है। तो अगर मान लो नेट पॉजिटिव आ गया, इफ नेट डिविएशन इज पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूँ डिविएशन फर्स्ट प्रिज्म के सेंस में ही हो रहा होगा। नेट डिविएशन जो है वो फर्स्ट प्रिज्म जिस भी सेंस में डिविएशन
प्रोड्यूस कर रहा है उसी सेंस में हो रहा होगा, बट यहाँ पे आई थिंक रिजल्ट उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि तुम फॉर्मूला से देख पा रहे हो ω1 अगर ω2 से बड़ा हो गया तो डेल नेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। इफ ω1 इज नेगेटिव मोर देन ω2 डेल विल बी नेगेटिव, एंड डेल का नेगेटिव होना मतलब जो नेट डिविएशन है वो सेम डायरेक्शन में होगा एज द फर्स्ट प्रिज्म या ऑपोजिट? ऑपोजिट। अपोजिट। अपोजिट ऑपोजिट। और अगर ω2 ω1 से बड़ा हो जाता उस केस में डेल नेट पॉजिटिव हो जाता और जो नेट डिविएशन है वो फर्स्ट प्रिज्म के सेंस में होता। ओके, कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो, एक बार वापस पढ़ लो ये सारी चीजें। लास्ट का पार्ट वापस। देख लास्ट के पार्ट में अपन खाली ये फॉर्मूला को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसका साइन चेक कर रहे हैं, ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अगर ω1 ω2 से बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव। और नेगेटिव सेंस किसका माना था अपन ने? सेकंड प्रिज्म जिस भी सेंस में डिविएशन प्रोड्यूस करा था उसका माना था। तो इससे अपन बोल सकते हैं जो नेट Yes, sir. डिविएशन होगा ये कौन म्यूट कर रहा है भाई मुझे? सर आई डोंट नो। पता नहीं। सबको आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ सर आ रही है Yes, अभी। हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये कॉन्सेप्ट? यस सर। सर आपने लास्ट में क्या बोला, म्यूट हो गए थे? लास्ट में मैंने Actually- खाली इतना बोला कि जो हाँ सर डिविएशन अगर पॉजिटिव आ गया तो फर्स्ट प्रिज्म के सेंस में होगा नेट डिविएशन, और अगर नेट डिविएशन नेगेटिव आ गया तो सेकंड प्रिज्म के सेंस में होगा। ओके, दर्शन ये आखिरी लेक्चर है, आज के लेक्चर में हो जाएगा खत्म। दर्शन बहुत उतावला हो रहा है जानने के लिए कितने लेक्चर्स लगेंगे। आज के लेक्चर में थियोरी पार्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हें खाली क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और अपन भी रिवीजन ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड। नया चैप्टर अपन एमटी के बाद ही शुरू करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े अभी। सेकेंड कॉन्सेप्ट अपन ने डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन देख लिया। नेक्स्ट केस होगा डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। विदाउट डिविएशन मतलब अपन यहाँ पे किसको जीरो करेंगे? डेल नेट। डेल नेट इक्वल्स टू डेल 1 प्लस डेल 2, इसको जीरो कर देंगे। डेल 1 मतलब म्यू y1 माइनस 1 टाइम्स a1 एंड डेल 2 मतलब म्यू y2 माइनस 1 टाइम्स a2। और नेट का जीरो होना मतलब दोनों को ऐड करके जीरो कर देंगे एंड प्रॉपर साइन के साथ सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का डिविएशन ऑपोजिट सेंस में होगा। सर बताओ। तो ये सब मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करे फिर खुद से अप्लाई कर चलेगा, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फॉर्मूला मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हें लर्न करना ही नहीं है फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला। हाँ सर इसलिए पूछा था सर। तुम देख पा रहे हो कि कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान सा है। हाँ सर बहुत इजी है सर। तो बस वो अप्लाई करके मैथ्स अप्लाई कर दो, 2-3 स्टेप्स में तुम्हें आंसर आ जाएगा, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो नेट डिविएशन को जीरो कर दोगे तो a2 इन टर्म्स ऑफ a1 मिल जाएगा। ये इक्वेशन हमें कौन सा कंडीशन दे रहा है? नेट डिविएशन को जीरो करने वाला कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट को भूल जाओ क्योंकि अपन ने ऑलरेडी साइन कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि प्रिज्म्स जो है वो ओपोजिंग सेंस में डिविएशंस प्रोड्यूस करेंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा? नेट एंगुलर डिस्पर्जन θ1 प्लस θ2। तो दोनों को ऐड कर दो, a2 को a1 के टर्म्स में लिख दो, ये टर्म कॉमन ले लो और अंदर जो टर्म्स आएंगे उसको ω1 और ω2 के टर्म्स में लिख दो। ये वाला पार्ट तुम खुद से कर लोगे, लेक्चर नोट्स कंप्लीट करते समय खुद से सॉल्व करके देख लेना, बहुत ही आसान है, और एंड में रिजल्ट मैच कर लेना। ओके, समझ आ सर गया आपने सबको? वहाँ पे वो माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि अपोजिट। अच्छा हाँ समझ गया सर। ओपोजिंग सेंस में ना दोनों, तो मैंने पहले से नेगेटिव साइन ले लिया। यस सर, यस सर। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके भी सॉल्यूशंस मैं आज के लेक्चर नोट्स में डाल दूंगा, तो वो रिफर कर लेना। इनकेस तुम्हें अगर डाउट्स आ रहा हो फिर भी तो अपन अगली बार डाउट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।
पिछले बार आपने सर क्राउन ग्लास क्या होता है? ग्लास का एक टाइप होता है। ग्लासेस के भी बहुत सारे मटेरियल्स पॉसिबल है ना, दुनिया में एक ही टाइप का ग्लास नहीं होता। क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास। कुछ कॉमन नाम है ग्लासेस के कैटेगरीज के, और उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होंगे अलग अलग। ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे मान के चलो कि अलग अलग टाइप के ग्लासेस है, दैट्स इट। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना सब लोग। कुछ डाउट पूछ रहा था कोई, बताओ। सर पिछले बार आपने होमवर्क दिया था हाँ, उसका भी मैं तुम्हें सोल्यूशन भेज दूंगा। आज के लेक्चर नोट्स में उसके भी सोल्यूशंस मैं इंक्लूड कर दूंगा, वो रिफर कर लेना। ठीक है, ओके। देखो अभी प्रिज्म्स वाला पार्ट खत्म हो गया, प्रिज्म्स का अपन को बिहेवियर समझ में आ गया अच्छे से। अभी लेंसेज में देखते हैं, लेंसेज में क्या होगा। ऑप्टिकल एबरेशंस, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? एबरेशंस मींस डिफेक्ट्स या फिर एरर्स। ऑप्टिकल एबरेशंस आर द डिफेक्ट्स इन द इमेज फॉर्मेशन बाय ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस मतलब मिरर्स या फिर लेंसेज, कुछ भी हो सकता है। और ये डिफेक्ट्स क्यों आएंगे? दिस डिफेक्ट्स आर ड्यू टू डिविएशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। और इसका रीजन हो सकता है नॉन पैरेक्शियल रेज, ये अपन ने ऑलरेडी देखा था ना। नॉन पैरेक्शियल रेज मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ऊपर से जा रही है रेज, तो क्या वो शार्प इमेज बना पाएगी? क्या वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगी? नहीं, वो वेरी करेगी, और वहां पे अपन को ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा। तो नॉन पैरेक्शियल रेज कैन आल्सो प्रोड्यूस सम डिफेक्ट्स। एंड सेकंड केस, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक लाइट का क्या मतलब होता है? और लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स, जस्ट लाइक व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट भी पॉलीक्रोमैटिक होगा। किसी लाइट में अगर मल्टीपल वेवलेंथ्स हो तो उसको अपन पॉलीक्रोमैटिक बोलते हैं। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। सो इफ यू यूज पॉलीक्रोमैटिक लाइट, उस केस में भी एरर्स आ जाएगा, एबेरेशंस आ जाएगा। और एबेरेशंस आने का देखो बेसिक रीजन क्या है? एबेरेशंस ऑकर बिकॉज ऑल द लाइट रेज फ्रॉम वन पॉइंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे अगर वो कन्वर्ज नहीं होगा तो अपन को शार्प इमेज नहीं दिखाई देगा, ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा, राइट? आफ्टर अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस। सर बताओ। सर पॉलीक्रोमैटिक लाइट से क्या एबरेशन अकर होता है? अपन देखेंगे, उसके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली मतलब समझ लो इन सारी चीजों को। ऑप्टिकल सिस्टम्स में अगर इमेज ब्लर हो गया तो अपन को अनक्लियर इमेज दिखाई देगा, राइट? और जब भी अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते, सबसे प्रैक्टिकल यूज कौन सा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो सब लोग यूज करते? विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल? स्पेक्टिकल्स, लेंस, स्पेक्स, लेंस, ये सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये काफी लोग यूज करते। तो इनको डिजाइन करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें कोई भी एबरेशंस ना हो। ये जो सारे एरर्स आने के चांसेस है वो सब हम उसमें से हटा दें, ठीक है? सो ये चीज का हमें ध्यान रखना होगा, और ये कैसे करेंगे उसके बारे में भी अपन आज सीखने वाले। तो एबरेशंस का मतलब समझ में आ गया सबको? पॉलीक्रोमैटिक मींस मल्टीपल वेवलेंथ्स, और ये भी किस तरीके से एबरेशंस देंगे वो तुम्हें बताऊंगा। तो बेसिकली ऑप्टिकल एबरेशंस के दो कैटेगरीज। पहला कैटेगरी होता है स्फेरिकल एबरेशंस एंड सेकंड क्रोमैटिक एबरेशंस। स्फेरिकल एबरेशंस क्यों होगा? स्फेरिकल एबरेशंस आर बिकॉज ऑफ द कर्वेचर। अगर मान लो तुम किसी स्फेरिकल मिरर को डिजाइन कर रहे हो और उसके कर्वेचर में कुछ डिफेक्ट आ गया, अगर वो सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर का नहीं बना हुआ है, मल्टीपल रेडियस ऑफ कर्वेचर का गलती से बन गया, तो स्फेरिकल एबरेशंस आ जाएगा। या फिर अगर उस पे जो रेडियस, उस पे जो हाँ मल्टीपल रेडियस हो जाएगा वो, करेक्ट। और उस पे जो अगर रेस गिर रहे हैं वो पैरेक्शियल नहीं हुए, वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर हुए, तो उससे भी जो एरर आएगा उसको अपन स्फेरिकल एबरेशन के कैटेगरी में डालेंगे, ओके? एंड सेकेंड कैटेगरी जो अपन देख रहे हैं उसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन मतलब द एरर्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स। क्रोमैटिक एबरेशंस आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स इन द इंसिडेंट वेव। और मल्टीपल वेवलेंथ से क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीपल हो जाएंगे, राइट? एंड सारे कलर्स के जो रेज होंगे वो उस करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। तो मुझे बताओ इस लॉजिक से क्या क्रोमैटिक एबरेशंस मिरर्स में देखने को मिलेगा? क्या मिरर्स का प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है? नो सर।
तो इसीलिए क्रोमेटिक एबरेशंस हमेशा रिफ्रैक्टिंग ऑप्टिकल डिवाइसेस में ही देखने को मिलेगा, जैसे लेंसेज, मिरर्स में वो देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बेसिक मतलब समझ में आ गया सबको? Spherical सर जब aberrations and मल्टीपल choroidal aberrations। वेवलेंथ सर जब हाँ, मल्टीपल वेवलेंथ रहेंगे तो इमेज नहीं फॉर्म होगी ना इमेज फॉर्म होगी मगर क्लियर नहीं होगी, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो जाएगी, एक सर? सिंगल अलग शार्प अलग इमेज जगह फॉर्म पे। होगा। यस, अलग अलग जगह पे फॉर्म होगा, और ऐसा क्यों होगा उसका रीजन मैं तुम्हें बता दूंगा अभी अगली स्लाइड पे। सो वो रिफ्रैक्शन सबका अलग अलग होगा इसका। यस, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग है तो सबका फोकल लेंथ भी अलग अलग हो जाएगा। फोकल लेंथ का सबको फॉर्मूला याद है? फोकल लेंथ के फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी एक टर्म आता था। देखो अगले Yes. स्लाइड पे तुम्हें क्लैरिफाई हो जाएगा। पहले स्फेरिकल एबरेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल एबरेशंस तुम इस डायग्राम में देख पा रहे हो, दीज आर नॉन पैरेक्शियल रेज। तो नॉन पैरेक्शियल रेज देखो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रहे, एक शार्प इमेज नहीं बन रहा। वैसे ही लेंसेज में भी मल्टीपल फोकस दिखाई दे रहे। तो इस टाइप के एरर्स को अपन बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशंस। ओके, स्फेरिकल एबरेशंस को अगर मुझे अवॉइड करना है तो मैं एपर्चर याद है क्या होता था? ये एपर्चर बोलते हैं इसको, डायामीटर। डायमीटर ऑफ करेक्ट, डायमीटर ऑफ द होल या फिर मिरर या फिर लेंस। तो इसका जो एपर्चर है उसको बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? अगर मुझे स्फेरिकल एबरेशंस कम करना चाहिए। कब करना चाहिए। Smaller कम करना aperture is effective to reduce spherical aberrations. Okay, तो spherical aberrations में बस खाली ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है क्रोमेटिक एबरेशंस। क्रोमेटिक एबरेशंस जो अपन ने डिस्कस किया था वो मिरर्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मान लो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट मतलब कैसा टाइप का लाइट है ये? मोनोक्रोमेटिक या पॉली पॉली पॉलीक्रोमेटिक? यस, तो इस पे मल्टीपल वेवलेंथ्स होंगे। और अगर व्हाइट लाइट पैरेक्शियल है, पैरेक्शियल मतलब मैंने स्फेरिकल एबरेशन हटा दिया क्योंकि यहाँ पे अपन खाली क्रोमेटिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये शार्प इमेज बनाएगा कि ब्लर्ड इमेज बनाएगा? मिरर के लिए शार्प 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 बन जाएगा। यस, तो क्रोमेटिक एबरेशन मिरर्स को इफेक्ट नहीं करेगा मगर लेंसेज में इफेक्ट करेगा। लेंसेज में भी अगर व्हाइट लाइट पैरेक्शियल भी हुई उसके बावजूद वो सिंगल पॉइंट पे मर्ज नहीं करेगी क्योंकि सारे कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो सारे कलर्स का फोकल लेंथ भी अलग होगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेड का या वायोलेट का? वायलेट। वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। यस अगर सर कंफ्यूजन हो तो विबग्योर ऑर्डर याद कर लो। विबग्योर में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली वेरी करते हैं, है ना? तो उससे इनवर्सली पता प्रोपोर्शनल। लगा सकते हैं। और अगर वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो वायोलेट के लिए 1 फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू रेड, क्योंकि 1 फोकल लेंथ हाँ सर। लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर। तो वायोलेट का तुम देख पा रहे हो फोकल लेंथ रेड से कम हो जाएगा। और डायग्राम में भी तुम ये चीज देख पा रहे हो, जब व्हाइट लाइट पैरेलली हिट करेगी लेंस को तो जो वायोलेट वाली लाइट है उसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा और रेड वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो इमेज जो है वो शार्प नहीं होगा, वी विल गेट अ ब्लर्ड इमेज। और इसी को अपन बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशंस। ओके, तो ये सर डिजायरेबल नहीं है, ये डिजायरेबल नहीं है क्योंकि इससे अपन को शार्प इमेज नहीं दिखाई देगा, बहुत ही ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा। बताओ क्या डाउट सर है? सर स्फेरिकल एबरेशंस में क्रोमेटिक एबरेशंस भी होते हैं ना? ये दोनों अलग कैटेगरीज है यार, स्फेरिकल अलग है, क्रोमेटिक अलग है। क्रोमेटिक का रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, मल्टीपल वेवलेंथ्स प्रेजेंट है उसकी वजह से। एंड स्फेरिकल का रीजन अलग है, पैरेक्शियल नॉन पैरेक्शियल की वजह से, या फिर मल्टीपल रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर जो सरफेस है वो प्रॉपर्ली कर्व नहीं, एक सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर का नहीं बना हुआ है, तो उससे जो इमेज बनेंगे वो भी मल्टीपल बन जाएंगे। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? दोनों को यस मर्ज सर, मत करो, लेकिन दोनों सर अलग एक अलग सिस्टम में तो दोनों एबरेशंस होते हैं ना? हो सकते, दोनों हो सकते, यस। बट स्फेरिकल में क्रोमेटिक हो पाएगा कभी भी? नहीं सर, स्फेरिकल में मिरर्स में क्रोमेटिक नहीं होगा। मिरर्स में खाली होगा तो स्फेरिकल ही होगा। लेंसेज में दोनों हो सकते हैं। अगर मान ले मैंने इसको नॉन पैरेक्शियल भी कर दिया और साथ में व्हाइट लाइट भी कर दी तो इसमें फिर स्फेरिकल और क्रोमेटिक दोनों हो जाएगा, फिर तो और भी गंदा इमेज बनेगा। ठीक है,
यस सर। सर बट फॉर्मूला में तो मी ऑफ लेंस है ना, तो बाकी कलर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है? म्यू ऑफ लेंस भी तो अलग कलर्स के लिए अलग होता है ना, वही तो अपन ने सीखा था कॉशीज फॉर्मूला से। हाँ यस सर। म्यू इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ऑल्दो वेरिएशंस काफी कम होगा। अगर मान ले म्यू ऑफ लेंस सवाल में 1.5 दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन से कलर का म्यू दिया हुआ है? येलो। तो हो सकता है कि वायोलेट का थोड़ा सा ज्यादा हो, 1.51 हो, और रेड का थोड़ा सा कम हो, 1.48, यस सर, आपने बताया था ये। है ना। तो ये स्लाइट वेरिएशंस होंगे। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मैं 1.5 ले सकता हूँ, बट हमें पता है कि थोड़ा वेरिएशंस तो होता ही है, और ये स्लाइट वेरिएशंस भी काफी है शार्प इमेज को ब्लर बनाने के लिए। ओके, तो डिजाइन करते समय अपन को इन एरर्स को भी निकालना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा। समझ आ गया सबको? अभी देखो, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखेंगे कि इन एरर्स को कैसे हटाएंगे। पहले ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लेते। मैंने जो यहाँ पे लिखा है, क्रोमेटिक एबरेशंस फॉर लेंसेज एप्लीकेबल ओनली फॉर लेंसेज, लेंसेज या फिर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सिस्टम। तो देखो, मैं अगर फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, 1 अपॉन फोकल लेंथ फॉर वायोलेट विल बी म्यू वायोलेट माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और रेड के लिए ये हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा? 1 अपॉन FV माइनस 1 अपॉन FR, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में म्यू V माइनस म्यू R बच जाएगा। अभी यहाँ पे अपन थोड़े मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने वाले। इक्वेशन के दोनों साइड को म्यू y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी दोनों साइड को नहीं, RHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ये वाले टर्म को अगर मैं क्लब करूं, ये टर्म जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ, इसको क्या बोलते थे अपन? म्यू v अपॉन म्यू v माइनस म्यू r, पावर ऑफ डिस्पर्शन। करेक्ट, दिस वाज द डिस्पर्सिव पावर। इसको अपन ओमेगा बोलते थे, राइट। और डिस्पर्सिव पावर क्या इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो लेंस बना है कि प्रिज्म बना है? नहीं, No. वो इस पे डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल से बना हुआ है वो, ओमेगा। और दूसरे टर्म में क्या बच रहा है? म्यू y माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये वाले टर्म को मैं 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ येलो बोल सकता हूँ। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ येलो विल बी म्यू y माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगा? यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये FR माइनस FV अपॉन FV इंटू FR इंटू ये टर्म को ओमेगा लिख दो, और इसको 1 अपॉन F5 लिख दो। अभी देखो, एक और मैं इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन तुम्हें बताने वाला हूं, जो अपन मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास दो नंबर्स है, FV अगर मान लो F येलो मान लो अगर 10 है, 10 सेंटीमीटर, FV 10 से स्लाइटली बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा, राइट। छोटा। तो इसको छोटा। 9.9 मान लेते हैं इसको, और FR को लेट से मैं 10.2 मान लेता हूँ। रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ मैं। तो अगर मान लो मुझे FV इंटू FR ये कैलकुलेट करना, विच इज 9.9 इंटू 10.2, तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। यस सर। अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम ही आएगा। इट्स अ वेरी वैलिड अजम्पशन, Yes, वैलिड sir. अप्रोक्सीमेशन होगा ये। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तुम्हें ये भी पता है कि अगर मैं FV इंटू FR इसको अगर मैं F येलो का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मैं F येलो को ज्योमेट्रिक मीन मान रहा हूँ, FV और FR को। बट ये कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन साइन डाल रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं अपन, नॉट बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन्स पढ़ा है सबने? यस सर। हाँ सर। ओनली बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अपन खाली यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर। बट मुझे बताओ, क्या ये अप्रोक्सीमेशन अपन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई कर सकते हैं? क्या सब्ट्रैक्शन में मैं FV और FR को इक्वल मान सकता हूँ? फिर तो वो जीरो बन जाएगा। क्या इसको जीरो बोलना सही होगा? नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन गलत है, ये नहीं कर सकते अपन। सब्ट्रैक्शन में जितना भी छोटा वैल्यू आ रहा है वो अपन को कंसिडर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन में Yes, अपन sir. कर सकते हैं ये अप्रोक्सीमेशन।
तो ये अप्रोक्सीमेशन करने के बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ आर माइनस एफ वी को मैं डेल्टा एफ लिख दूँ, चेंज इन फोकल लेंथ करस्पॉन्डिंग टू रेड एंड वायोलेट, एंड एफ वी इंटू एफ आर इसको मैं एफ येलो का स्क्वायर लिख दूंगा, और आर एच एस में ओमेगा बच जाएगा अपॉन एफ वाई। ये इक्वेशन आ रहा है। इस इक्वेशन में से एक एफ वाई कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा अपन को, डेल्टा एफ अपॉन एफ वाई इक्वल्स टू ओमेगा। इस इक्वेशन को अपन बोलते इक्वेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एबेरेशन। बेसिकली ये इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, दिस इक्वेशन इज गिविंग अस फोकल लेंथ में जितना भी चेंज आ रहा होगा वो। यहाँ पे कौन सा टर्म अपन को दिक्कत दे रहा है, कौन से टर्म की वजह से अपन को इमेज ब्लर्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म डेल्टा एफ। फोकल लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से इमेज शार्प नहीं बन पा रहा, राइट। तो डेल्टा एफ अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ वाई विल बी इक्वल्स टू ओमेगा। एनी डाउट? सर इस इक्वेशन से क्या फाइंड होगा, मतलब मैं समझा नहीं। इस इक्वेशन से डेल्टा एफ मिल गया ना, डेल्टा एफ इज बेसिकली एरर इन फोकल लेंथ। दोनों फोकल लेंथ में जो डिफरेंस आ रहा है रेड और वायोलेट में, उसके वजह से इमेज शार्प नहीं बन पा रहा ना। अगर दोनों का फोकल लेंथ सेम होता फिर तो कुछ एरर होता ही नहीं, फिर शार्प इमेज बन जाता। समझ आ रहा है? तो ये टर्म हमारे काम का है, ये टर्म हाँ हमें सर। बता रहा है कि कितना एरर आ रहा है इमेज के फॉर्मेशन में, और वो अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ वाई इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, कुछ डाउट है किसी को भी किसी भी स्टेप में? देखो अभी इस एरर को, हमारा काम है इस एरर को हटाना। जो भी लेंसेज या स्पेक्स डिजाइन करते वो उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे सच दैट डिजाइन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो रिक्वायर्ड पावर का भी होना चाहिए। रिक्वायर्ड पावर मतलब रिक्वायर्ड फोकल लेंथ जो भी रिक्वायर्ड है तुम्हारी आंखों के लिए, और साथ में उसके अंदर जो डेल्टा एफ होगा एरर, उसको भी जीरो करना पड़ेगा, राइट। ये दो चीजें अपन को अप्लाई करनी होगी। तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको अपन बोलते हैं एक्रोमैटिक एबरेशंस। देखो नाम काफी कॉम्प्लेक्स है मगर इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, एक्रोमैटिक एबरेशंस मतलब नो एरर। क्रोमैटिक एबरेशंस में से अगर तुम एरर हटा दो तो उसको अपन नाम देते हैं एक्रोमैटिक एबरेशंस। ये थियोरी एक बार पढ़ लेते। ड्यू टू क्रोमैटिक एबरेशंस इन अ लेंस, always the image produced by the lens for any light consists of more than one wavelength। तो उसके इसमें ओवरलैप्ड इमेजेस बनेंगे जो कि ब्लर्ड होंगे, स्प्रेड होंगे, राइट, क्योंकि अलग अलग फोकल लेंथ बन जाएंगे। और इसको मिनिमाइज करने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए, जिसको अपन नाम देते क्रोमैटिक एबरेशन, सॉरी एक्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन को हटा दिया तो एक्रोमैटिक एबरेशन बन जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग लेंसेज को कंबाइन कर देंगे। वी कंबाइन अ लेंस विद अनदर लेंस ऑफ ऑपोजिट नेचर। ऑपोजिट नेचर मतलब अगर मैं एक कन्वर्जिंग ले रहा हूँ तो दूसरा कैसा लूंगा, डाइवर्जिंग। दोनों के फोकल लेंस एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो ऐसा करने पर अपन दोनों के क्रोमैटिक एबरेशंस को कॉम्पेंसेट करके उसको एक्रोमैटिक बना सकते हैं। और ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, या फिर इस कंडीशन को अपन एक्रोमैटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा जो भी मुझे फाइनल लेंस बनाना है वो कितने फोकल लेंथ का या कितने पावर का बनाना है वो पहले मुझे डिसाइड करना होगा। और वो तुम्हारी आंखों का नंबर चेक करके डिसाइड कर लेते हैं, राइट, टेस्ट करके। तो मुझे पता है कि जो भी मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट होगा। एफ इक्विवेलेंट इज नोन। और इसको बनाने के लिए मैं जो दो लेंसेज यूज करूंगा उसके फोकल लेंथ में f1 f2 मान रहा हूं। मान लेते हैं कि f1 f2 अननोन है। f1 f2 मुझे डिसाइड करना है कि कितने होने चाहिए। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में। और इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैं कैलकुलस में ये प्रॉपर्टी पता है, व्हाट इज d/dx ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर।
तो अगर मैं तुमसे खाली डी ऑफ 1/x पूछता, इसका आंसर माइनस dx/x² आ जाता, राइट? तो इसी इक्वेशन में मैं दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। डी ऑफ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू डी ऑफ 1/f1 प्लस डी ऑफ 1/f2। तो ये सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे? -1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर टाइम्स डी ऑफ f इक्विवेलेंट, और वैसे ही RHS में ये आ जाएगा, राइट? और हम चाहते हैं डी ऑफ f इक्विवेलेंट 0। हम चाहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन से लेंस बन रहा है जिसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट है, उसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। तो एरर्स को हटाने के लिए मुझे ये वाला कंडीशन इंपोज करना होगा, डी ऑफ f इक्विवेलेंट शुड बी 0। एंड डी ऑफ f इक्विवेलेंट 0 करने पर क्या मिलेगा? LHS 0 बन जाएगा, और RHS में मैं टर्म्स को स्प्लिट करके लिख रहा हूँ। नीचे जो f1 स्क्वायर आ रहा था, एक f1 को मैंने df1 के साथ क्लब कर दिया और एक को अलग से रखा, वैसे ही f2 के साथ। पिछले स्लाइड से देखो डी ऑफ f अपॉन f क्या होता था? व्हाट वाज डी ऑफ f अपॉन f? डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। तो यहाँ पे df1 सर अपॉन तो इसमें आप f को f मीन कंसिडर कर रहे हो? f को f मीन, यस। बाय डिफॉल्ट अगर खाली f प्रेजेंट है इक्वेशन में तो उसको अपन f मीन कर दे, f येलो, ठीक है? तो तो मतलब अभी तक हम लोग ने जितने भी सम्स किए हैं उसमें से हम लोग ने f मीन ही कंसिडर किया है। यस, अगर वाइट लाइट है तो उसके लिए फोकल लेंथ अपन बाय डिफॉल्ट f मीन मानेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो हाँ फाइनल सर। इक्वेशन क्या आ जाएगा फिर? df1 अपॉन f1 मतलब ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये पहला इक्वेशन था और ये दूसरा इक्वेशन था। ओमेगा 1 ओमेगा 2 नोन है कि अननोन है? ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, तो मैं कौन सा मटेरियल यूज कर रहा हूँ लेंस को बनाने के लिए वो तो मुझे पता ही है ना। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 और f इक्विवेलेंट, ये तीनों चीजें नोन है। और f1 f2 मैं जो दो लेंसेज को यूज करूंगा मैन्युफैक्चरिंग में वो अननोन है। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं f1 f2 दोनों निकाल लूंगा और उससे मैं लेंस को डिजाइन कर लूंगा। तुम इक्वेशन को देख के ही ये समझ जाओगे कि f1 f2 का साइन कैसा होगा, सेम या अलग? ओमेगा 1 ओमेगा 2 पॉजिटिव, तो f1 f2 अलग होगा। होनी चाहिए, राइट? दिस सर तो इक्वेशन, इसमें से क्या याद रखना है? इसमें से तुम्हें ये दो इक्वेशंस याद रखने, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन से क्या हो जाएगा, कैसा कंडीशन हो जाएगा? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एबरेशन नहीं होगा। एबरेशन नहीं होगा, तो उसको टेक्निकल टर्म्स में अपन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? सर एक बार ये पेज का समरी दे दो ना। देख ये पेज का मैं समरी दे देता हूँ। बेसिकली अभी तेरे सामने दो लेंसेज है, देखो एक लेंस डिजाइन करना है मान ले किसी पर्सन के लिए जिसका तुझे पावर पता है। पावर पता होना मतलब जो फाइनल लेंस होगा उसका f इक्विवेलेंट पता होगा तुझे। सर हाँ सर। और डिजाइन करने के लिए तेरे हाथ में दो लेंसेज है, तू दो लेंसेज का इस्तेमाल कर सकता है जिनके नेचर ओपोजिंग हो, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। तो उनके फोकल लेंस को मैंने f1 f2 मान लिया। तो पहला जो कंडीशन है, इन दोनों लेंसेज से जो इक्विवेलेंट बनेगा उस पर मैं ये वाला कंडीशन अप्लाई कर सकता। एंड सेकेंड चीज, अपन को उसमें से एरर्स को निकालना है। एरर्स को निकालना मतलब जो भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा उसमें डिविएशन 0 होना चाहिए। डी ऑफ f इक्विवेलेंट शुड बी 0। अगर मैं ये अप्लाई कर दूंगा तो अपन 0 एरर एंश्योर कर लेंगे इससे। एंड डी ऑफ f इक्विवेलेंट 0 कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से। पहला जो इक्वेशन आया था उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दो इस तरीके से, जैसे अपन डी ऑफ 1 अपॉन x को माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते, वैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करके ये इक्वेशन लिख दो। और इस इक्वेशन में जो डी ऑफ f इक्विवेलेंट आएगा उसको 0 कर दो। उसको 0 करके सिंप्लीफाई करने पर ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। दिस इक्वेशन विल एंश्योर दैट आवर सिस्टम इज achromatic, एरर फ्री। तो बस यही इसका समरी है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को यूज करके तुम f1 f2 निकाल सकते हो ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को।
एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे, तुम्हें एग्जांपल से समझ में आ सर जाएगा। बताओ। सर जब नो एरर है तो एबरेशन क्यों लिखा है नाम में, ऐसा मतलब? वो ऐसे ही नाम देते हैं उसको, ए क्रोमेटिक भी लिख दिया ना उधर साथ में। ए क्रोमेटिक मतलब क्रोमेटिक की वजह से कोई एरर नहीं रहा अभी। ओके सर। ठीक है, ये एग्जांपल देखो। एंड achromatic convergent lens of focal length 150 is to be made। achromatic मतलब एरर फ्री बनाना है। और कैसे बनाएंगे अपन? दो लेंसेज को कंबाइन करके, एक को नाम दे दिया फ्लिंट ग्लास और दूसरे को क्राउन ग्लास। तो यहाँ पे 150 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? F1 F2 या F इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट। F इक्विवेलेंट दिया हुआ है। इक्विवेलेंट। और क्योंकि कन्वर्जिंग बोला है तो प्लस लेंगे या माइनस? कन्वर्जिंग मतलब Minus। प्लस ले लेंगे, फाइनल रिजल्ट प्लस होना चाहिए। प्लस। अपन को दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ निकालने, तो फ्लिंट का मैं 1 मान लेता हूँ और क्राउन का 2 मान लेता हूँ। इसको नंबर्स में यहाँ पे ही दे देता हूँ, फ्लिंट एंड क्राउन। तो ये दोनों अपन को फाइंड करना है, ये दोनों अननोन से। और सवाल में दिया है कि दोनों के डिस्पर्सिव पावर्स का जो रेशियो है ω1 अपॉन ω2, ये 3/2 दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे? 1/f1 plus 1/f2 equals to 1/150। and second equation ω1/f1 plus ω2/f2 equals to 0। और क्योंकि मुझे ω1/ω2 दिया हुआ है, मैं इस पूरे इक्वेशन को ω2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ω1/ω2 की वैल्यू डाल दो, ये बन जाएगा 3/2f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 0। इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यूज करके मुझे F1 F2 निकालना है। तो क्या करना चाहिए? किसी भी अननोन को एलिमिनेट करने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको F2 गायब हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो 1 - 2, F2 गायब हो जाएगा और LHS में -1/2 F1 बन जाएगा इक्वल टू 1/150। तो यहाँ से F1 की वैल्यू -75 आ गई। F1 किसको माना था मैंने, फ्लिंट या क्राउन? फ्लिंट। तो फ्लिंट ग्लास का जो फोकल लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका नेचर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? माइनस आ रहा है। कन्वर्जिंग। माइनस डाइवर्जिंग आ रहा है। डाइवर्जिंग सर, सॉरी। डाइवर्जिंग, करेक्ट। और क्राउन ग्लास का जो फोकल लेंथ है F2, वो मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। ये वाला सेकेंड इक्वेशन देखो, F2 को मैं -2f1/3 लिख सकता हूँ। F1 मतलब -75, तो F2 प्लस 50 आ जाएगा। दैट मीन्स जो मैं क्राउन ग्लास यूज करने वाला हूँ उसका फोकल लेंथ में +50 रखूंगा और उसका नेचर में कन्वर्जिंग यूज करूंगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने पर अपन को रिक्वायर्ड लेंस मिल जाएगा। सर अगर हमने क्राउन ग्लास को फर्स्ट लिया होता तो फिर उसका तो नेचर अपोजिट हो जाता, रिस्पेक्टिवली नहीं दिया है क्वेश्चन में। वो मान के चलेंगे ना रिस्पेक्टिवली। ये तो दिया है ना, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास का रेशियो 3/2 है। हाँ। F1/F2 3/2 है। तो जो आया है वही होगा ना आंसर, रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा इस केस में। ओके, सबको समझ में आ गया ये एग्जांपल? और भी कुछ एग्जांपल्स मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये सब ट्राई करना। अपना सिलेबस हो चुका है, ठीक है? इसके सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा मैं। और कल के लेक्चर में अपन रिवीजन 3 डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेरीज है किसी को भी, कुछ भी डाउट्स? सर कल कितने बजे लेक्चर? टाइम टेबल में लिखा होगा ना, मेरे को याद नहीं है टाइमिंग्स। सुबह ही है कभी तो 8 to 10 और 10 to 12। अपना शायद 10 to 12 है। 10 to 12 है। तुम्हें जूम लिंक मिल जाएगा ग्रुप्स पे। सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी नहीं करेंगे, वो मेंस के सिलेबस में आता है जिसको तुम बाद में पढ़ोगे, सारा सिलेबस होने के बाद 12th स्टैंडर्ड। इसके बाद अपन वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे आफ्टर एमटी। तो एमटी से पहले इसी चैप्टर को अपन और अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं तुम्हें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बाद में दे दूंगा। पहले ये खत्म करो और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फिर इसमें तुम्हारा लेवल और बढ़ जाएगा।
सर अगर एमटी के वक्त तक नहीं 17 के टेस्ट तक हम लोग का मतलब वो जो आपने जो होमवर्क दिया है रिवीजन क्वेश्चंस वगैरह वगैरह वो नहीं हुआ तो वो पहले करे कि बुकलेट सॉल्व करे? वो कर लो पहले। तुम लोग का 17th को टॉपिक वाइज टेस्ट है ना? या सर। और एमटी कौन से डेट को है? 14 फेब। बहुत टाइम है एमटी के लिए तो 5 वीक। मैंने जो तुम्हें टोटल ओवरऑल 12 क्विजेस और रिवीजन सेट कितने हो गए टोटल? 6 रिवीजन सेट्स। ये खत्म कर दो क्विज से पहले, क्विज से नहीं सॉरी टीडब्ल्यूटी से पहले ये खत्म कर दो। एंड बिफोर एमटी बुकलेट सॉल्व कर लो। बुकलेट में इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर तुम ये सारे कर लोगे ना बुकलेट तुम्हें काफी आसान लगेगा। तो बुकलेट क्वेश्चंस एंड आई विल सेंड यू सम मोर डिफिकल्ट लेवल क्विजेस। इसके बाद मैं तुम्हें और 2-3 क्विजेस भेजूंगा जिसका लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये 2 चीजें तुम बिफोर एमटी कर सकते हो, तो इससे तुम्हारा पूरा टॉपिक काफी अच्छे से हो जाएगा। ओके हेलो सर, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे ना हम लोग? यस, वेव ऑप्टिक्स। सर हाँ बोलो। सर हमारे स्पेक्टिकल्स में जो ग्लास यूज होते हैं शेप, उसका सिलेंड्रिकल ग्लासेस बोलते हैं ना उसको, सिलेंड्रिकल लेंसेस। बहुत सारे टाइप्स के आते हैं यार, स्फेरिकल भी आते हैं, सिलेंड्रिकल भी आते हैं। इससे मेरा क्वेश्चन ये था कि सर एक्सियल भी होते हैं? क्या होते हैं? बताओ क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये ग्लासेस अगर सिलेंड्रिकल है तो फिर उसमें जो रिफ्रैक्शन होता है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन जैसा ही होता है ना सर? नहीं, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, उसका अलग थियोरी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके। अपन खाली एकदम बेसिक स्टफ पढ़ रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में जो होता है, पर आजकल टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो गई और भी अलग अलग टाइप के लेंसेज भी होते हैं। बेसिक थियोरी तो सेम ही रहेगा, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ लगाना होता है, बट उसमें और भी चीजें आ जाती और भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती जो इस समय हमने नहीं पढ़ा। ओके सर। लेकिन हमें और डिटेल में डीप में जाना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन। ठीक है ओके चलो फिर। और कुछ पूछना है किसी को भी? सर बोलो। मुझे एक बेसिक थे वो कॉन्सेप्ट में डाउट था सर, वो वाला सर इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब उससे वो उसमें आता है। सपोज सर कॉन्वेक्स मिरर और वो है सर बीच में, सर पूछूं सर अभी? क्या है बताओ, पूछ लो। हाँ सर, एक सपोज कॉन्वेक्स मिरर लिया सर और बीच में हम लोग ने कुछ रख दिया, स्लैब जैसा कुछ रख दिया, तो फिर ये समझ में आ गया कि शिफ्ट होगा वो, तो यू जो ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा वो मतलब शिफ्ट के साइन की डिपेंडिंग ऊपर आगे या पीछे होगा। वो सर जाते सपोज शिफ्ट पॉजिटिव लिया हम लोग ने और क्या बोलते ऑब्जेक्ट सपोज राइट पे और कॉन्वेक्स मिरर उसके बाद राइट साइड पे, सॉरी। एक तो कुछ कोई एग्जांपल का क्वेश्चन है क्या? मुझे पिक्चर भेज दो एग्जांपल का। अच्छा एग्जांपल का क्वेश्चन बोल सकते हैं सर। ट्राई क्यों कर रहे हो यार, ऐसे बोल के करने से बेटर तुम मुझे उसका पिक्चर व्हाट्सएप कर दो ना, अपन डाउट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे उसको। ओके सर। कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट पूछ रहे हो तो अगर तुम्हें एग्जांपल्स में डाउट आ रहे हो तो मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप कर देना, अपन डाउट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी अपने अभी आगे जितने भी रेगुलर लेक्चर्स भी होने वाले उसमें अपन डाउट्स ही डिस्कस करने वाले, सिलेबस तो अपना हो चुका है पूरा। ओके सर। सर मुझे एक पीछे वाले पेज में डाउट था। कौन सा पेज बताओ? सर थोड़ा और पीछे, मतलब लेक्चर के थोड़ा स्टार्टिंग में। सर अभी आप एमटी तक डाउट्स लोगे? एमटी तक देखते डाउट्स और एक्स्ट्रा। हाँ सर इस पे डाउट है सर, वो डिस्पर्सिव पावर वाला जो पेज था। डिस्पर्सिव पावर को अपन ने ऐसे डिफाइन किया। हाँ सर इसमें ना सर वो फोर्थ मुझे समझ नहीं रहा सर। देख फोर्थ में अपन बोल रहे कि जो स्लैब होगा ना, स्लैब से जब लाइट बाहर निकलेगी यस तो सर उसका तो डिविएशन 0 होता है ना, ये पढ़ा था अपन ने, देयर इज नो डिविएशन एंड डिस्पर्जन भी 0 हो जाएगा सर क्योंकि स्लैब का किधर पढ़ा था हम लोगों ने? शिफ्ट इन स्लैब्स वगैरह देखा तो था अपन। हाँ और सर हाँ हाँ शिफ्ट हाँ कितना होगा वो भी देखा था अपन ने, देखा था कि रेस पैरेलली बाहर निकलती है मगर थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए, मगर शिफ्ट हाँ भी हो यस गया सर तो भी डिविएशन तो 0 मानेंगे ना क्योंकि पैरेलल है, एंगल 0 यस होगा सर दोनों रेस में, तो इसलिए देयर इज नो डिविएशन। एंड डिस्पर्जन भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस तरीके से पहला सरफेस इसको डिस्पर्स करेगा रिफ्रैक्शन की वजह से, सेकंड सरफेस sir. ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस उसको मर्ज कर देगा सर मतलब ऐसा सेम क्योंकि मीडियम सेम है ना, ये एयर
एयर और हाँ ओके सर, समझ गया समझ तो गया। जितना वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगा एयर में जाने के लिए, तो यस ओवरऑल सर, डिविएशन भी जीरो हो जाएगा, यस सर, हाँ इसीलिए समझ गया स्लैब सर, में कुछ नहीं दिखाई देता था। यस सर। तो एंड सर जैसे हम क्लासेस में 11th खत्म होगा तो फिर ब्रेक देते हैं क्या, मतलब 1 कुछ वीक टाइम के ऐसा लिए कुछ? एक वीक तक मिल जाएगा शायद तुम्हें ब्रेक। ओके सर। ठीक है, हेलो सर। यस बोलो। सर आप ग्रुप पे वो क्विजेज और रिवीजन सेट्स का लिंक वापस भेज सकते हो क्या? ग्रुप के इसको रेफर करो डिस्क्रिप्शन। सर मैंने वो लिंक उसमें ओपन किया पर उसमें मुझे सिर्फ लेक्चर्स ही दिख रहे हैं गूगल ड्राइव की लिंक पे। 2 लिंक्स है ना उधर, एक ही है सेकंड लिंक शायद सर। सर और 2 कैसे लिंक्स कैसे 2 लिंक ओपन है, उसको करके पूरा देखना खोल पड़ेगा। के देख। पूरा खोल के देखो, मोर का ऑप्शन रहेगा नीचे, वो क्लिक करके देखो, नीचे क्वेश्चंस के लिए भी अलग से लिंक बनाए हुए हैं, उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिवीजन और क्विजेस के। ओके सर, थैंक यू। मैंने जो नए भी अपलोड किए वो भी रिफर कर लेना और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, हेलो सर। ये कौन सा दीपेन है भाई? सर मैं असली वाला असली वाला है? अच्छा बता। सर अब मैं क्या करूँ सर, ये सिलेबस पे ध्यान दूँ कि ये सब पे ध्यान दूँ? वापस बोलो, किस पे ध्यान देने को बोल रहे हो? नहीं सर, ये पता नहीं सर, हमारे ग्रुप से ही कोई करता है सर मस्ती। अरे तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, निकाल दिया ना उसको अपन। नहीं सर, पर फिर टीचर्स को मैसेज करते तो टीचर्स पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि असली वाला ही करता होगा। अरे तुम ये सब का टेंशन मत लो भाई, समझ जाता है वो कौन असली है कौन नकली है। ठीक है, ये सब की फिक्र मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे ही वो करते रहेंगे करने वाले। ठीक है, ओके। सर हेलो सर। बोलो निशिन। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपके हिसाब से क्या ऑर्डर में, मतलब क्या ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करें कि मतलब डिस्कशन का सब मेरा मिस हो गया स्टार्ट। अच्छा रिकॉर्डिंग में देखूंगा, याद आ गया। रिकॉर्डिंग देख लो ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। हाँ यस सर सॉरी सर। हेलो सर। सिर्फ बताओ क्या हो गया। ये माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वगैरह के स्ट्रक्चर्स भी मतलब होंगे ना चैप्टर में, क्या मतलब? वो मेंस टॉपिक्स में है, वो अभी अपन मेंस टॉपिक्स एकदम एंड में कर दे। अच्छा ओके एडवांस के सिलेबस में नहीं है, और जो टॉपिक्स खाली एक्सक्लूसिवली मेंस के सिलेबस में वो तुम एंड में पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड के एंड में जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि उसमें खाली मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही रहते, तो एंड में पढ़ने का फायदा ये होगा कि तुम्हें वो फॉर्मूलेस याद रहेंगे, तो अभी वो सब कुछ स्किप कर। पूरा सिलेबस दिसंबर तक? दिसंबर से पहले ही हो जाएगा, अक्टूबर तक हो जाएगा। सर आप नया चैप्टर एमटी के बाद स्टार्ट करोगे? नया चैप्टर देखते हैं यार, कब स्टार्ट करना है मैं बाद में डिसाइड करूंगा, बट अभी नेक्स्ट कमिंग वीक तो जो है उसमें अपन रिवीजन और डाउट्स ही सॉल्व करने वाले, उसके बाद वाले वीक में देखते हैं। सर काफी टाइम बचा है अभी। सर इस चैप्टर का एडवांस के पेपर में कितना वेटेज रहता, मतलब 100% में से कितने परसेंट क्वेश्चन 15% मान लो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? 15% वेटेज है, काफी अच्छा खासा वेटेज। सर 15% फिजिक्स का मिला के या फिर ऑल द सब्जेक्ट्स? फिजिक्स की बात कर रहा हूँ सर, मतलब काफी ज्यादा वेटेज है। काफी ज्यादा 15% काफी अच्छा होता है यार वेटेज, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आई होप तुम्हें नहीं लग रहा होगा इतना डिफिकल्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है काफी। हाँ तो सर, और सर सर कंसेप्ट और कौन इजी सा? रहते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हार्ड होते सर। कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आते हैं, क्योंकि एडवांस में कैसे भी लेवल के पूछ सकते हो, कुछ चैप्टर से इजी लेवल के भी आते हैं स्ट्रिंग एडवांस और में। पुली वाले हार्ड होते हैं। मैकेनिक्स काफी लोगों को हार्ड लगता है, मैकेनिक्स काफी लेंथी भी है, तो उसके कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ कि मैकेनिक्स जैसे अगर तुम देखोगे तो मैकेनिक्स में 25% वेटेज, बट मैकेनिक्स में टॉपिक्स कितने सारे, अब तुम्हारा ऑलमोस्ट 1 साल पूरा मैकेनिक्स में चला सर जाएगा। कंपैरेटिवली इजी है सर ये मैकेनिक्स, मुझे हार्ड पड़ता है मैकेनिक्स। हाँ, तो वही मैकेनिक्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ही है और डिफिकल्ट भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें, तो उसके कंपैरिजन में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा शॉर्ट भी है और इजी भी है। ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तुम्हें इजी लगना शुरू हो जाएगा। मेन थिंग इज कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए वो टॉपिक इजी हो जाएगा। लेकिन सर उसको पता नहीं सर, मेरे साथ से मुझे मतलब वो मैकेनिक्स में से मुझे इतना मैकेनिक्स में प्रॉब्लम नहीं होता इतना, ऑप्टिक्स में मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मतलब पता नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ऑप्टिक्स में सर मेरा। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी अपना जस्ट सिलेबस खत्म हुआ है ऑप्टिक्स का, और अभी अपन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस पे ध्यान दो। सबका अपना अपना होता है, किसी को मैकेनिक्स डिफिकल्ट लगता है, किसी को दूसरे टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, इट्स अ पर्सनल। हेलो सर। तो प्रैक्टिस से हो सर जाएगा। हर्ष बताओ। हेलो सर, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जैसा स्कोरिंग और अच्छा वेटेज वाले और कौन से टॉपिक्स हैं?
मॉडर्न फिजिक्स भी स्कोरिंग होता है काफी, मॉडर्न फिजिक्स का जो सेक्शन है जो आगे पढ़ेंगे, एंड इवन वेव ऑप्टिक्स वो भी इजी टॉपिक ही। सर सर लेकिन मॉडर्न उसका फिजिक्स में वेटेज कम कैसे है ना? टॉपिक्स आते हैं? सर टोटल कितने टॉपिक्स है फिजिक्स में? टोटल यार 30 टॉपिक्स है करीब, सारे मिला के हो जाएगा सब, टेंशन मत लो। अभी ये सब चीजें मत सोचो तुम लोग, जो करंट टॉपिक्स है उस पर फोकस करो, सब हो जाएगा धीरे धीरे। सर मैकेनिक्स में एक भी मतलब ऐसा ज्यादा वेटेज और स्कोरिंग वाला नहीं है क्या? ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है यार, किसी साल किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, कभी किसी और से आ गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तुम ये सब बातें मत सोचो, जो करंट टॉपिक्स तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तुम्हारा टास्क होना चाहिए उसको अच्छे से पढ़ो। फिर एंड में जब तुम सारे टॉपिक्स रिवाइज करोगे ना, उस समय फिर तुम्हें बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा फोकस करके तुम्हें रिवाइज करना है, वो लास्ट में फिर तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। अभी से वो सारी चीजें मत सोचो तुम। हेलो सर। यश बताओ। सर मॉडर्न फिजिक्स में कैसे टॉपिक होते हैं, मतलब किस बेसिस पे होते हैं? अरे सीख लोगे ना जब आएगा टाइम तब, अभी से क्या करोगे जान के? ऐसे क्यूरियोसिटी थी इसलिए पूछा। मॉडर्न फिजिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स है, एक्सरेज और केमिस्ट्री में काफी सारी चीजें सिमिलर होती है, वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो इसीलिए तुम्हें कंपैरेटिवली मॉडर्न फिजिक्स भी काफी आसान लगेगा। ओके सर। ओके चलो फिर कल मिलते हैं यार। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।